हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 16। इसमें हम आपका पार्ट 8 कराएंगे, पादप में जनन। तो चलिए, ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में मैं अति लघु तक करवा चुकी हूँ। ये हमारी नई किताब है 2025 की। सब बच्चे फटाफट से अपने अपने लघु प्रश्नों को निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने लघु प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक है। प्रश्न 7। प्रश्नों को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि इतना बड़ा है। उसे एक बार पढ़ के देखो कितना इजी है। जैसे मैं पढ़ाऊंगी, देखो। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो देखिए, जब भी कोई पुष्प है, मान लो ये एक पौधा है, उस पर यहाँ पुष्प लगे हैं 3, ठीक है। अभी एक और टहनी है, अगर इसका परागकोश से पुष्प यहाँ पर गिर जाए वर्तिकाग्र पर, तो यहाँ एक और पुष्प हो जाएगा। तो ये जो स्थानांतरण है, ये जो एक पौधे से दूसरे पौधे पे गिर रहे हैं इसके फूल के बीज, तो वहाँ एक और फूल हो जाता है, तो उसे हम परागण कहते हैं। ये पूरा प्रश्न में से ये इतना सिर्फ मैंने परागण लिखा है, ठीक है, कोई परेशानी? फिर इसने पूछा यह कितने प्रकार का होता है? भाई, मैंने लिखा यह मुख्य 2 प्रकार से होता है। मैंने सिर्फ क्या लिखा है यहाँ पे? 2। और प्रश्न में से ये, ठीक है। फिर प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, अब 2 कौन कौन से हैं? एक तो स्वपरागण, एक परपरागण, ठीक है। उनके आंसर, स्वपरागण जो है, जो परागण उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जैसे मटर, टमाटर, चावल। पर परागण मतलब जो किसी दूसरे पौधे पर लगे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरता है। उदाहरण मक्का, जूही, पपीता। जैसे कि स्वपरागण मतलब जो एक ही पौधा है, ये ठीक है, ये एक ही पौधा है जो अपने ही पौधे के फूल पर गिर रहा है, वो स्वपरागण। और परपरागण जो अपने पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल पे गिर रहा है, वो परपरागण है, ठीक है। कितना सरल है ना? समझ में आ गया? तो आगे चले। चलिए, प्रश्न 8। एक विशेष पौधे में निषेचन की प्रक्रिया का विवरण चित्र सहित समझाइए। ये चित्र आपकी किताब से लिया है और ये लाइनें भी मैंने आपकी किताब से लिखी हैं। क्या पूछा है इसने? निषेचन की प्रक्रिया। निषेचन तो नर तथा मादा युग्मकों के सहयोग द्वारा बनी कोशिका, ठीक है। जो नर है और जो मादा है, उन दोनों के सहयोग से जो कोशिका बनती है वो युग्मनज कहलाता है, ठीक है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के सहयोग का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। वो जो युग्मनज बना है ना, वो जो युग्मनज का जो प्रक्रम है वो निषेचन कहलाता है, ठीक है। आगे चले। बहुत सरल सी 2 लाइनों में मैंने आपको समझा दिया। चलिए, प्रश्न 9 देखिए। लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर। ये मैंने आपको पार्ट 1 में बोला था कि प्रश्न आएगा, देखो आ गया। अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है? देखो, अलैंगिक जनन में पादप मतलब पौधे बिना बीजों के ही नए पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप मतलब पौधे बीजों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन में जो पौधे होते हैं वो बीजों से प्राप्त होते हैं, और अलैंगिक जनन में बिना बीजों के ही हम उन्हें उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 10 पर। सरसों, गुड़हल, मक्का, खीरा, पपीता उपरोक्त पौधों के पुष्पों में से कौन कौन से पुष्प एकलिंगी होंगे और क्यों? तो बेटा, इसमें 2 तरह के पुष्प हैं, एक एकलिंगी, एक द्विलिंगी। तो देखिए, एकलिंगी पुष्प कौन कौन से हैं? एकलिंगी का मतलब है या तो उसमें पुकेसर हो फूल में, या स्त्री केसर हो। अगर दोनों में से कोई एक है, दोनों में से कोई एक है, तो वो क्या है? एकलिंगी। लेकिन अगर पुष्प में दोनों चीजें हैं, दोनों पुकेसर भी और स्त्री केसर भी, तो वो क्या होगा? आपका द्विलिंगी, ठीक है। याद रखेंगे, अगर कोई एक है
पुष्प में पुकेसर या स्त्रीकेसर तो एक लिंगी, और अगर दोनों हैं तो वो द्विलिंगी कहलाते हैं। इसके कहने का मतलब ये है। तो बेटा दिए गए पौधों में से मक्का, खीरा और पपीता ये जो है, ये जो पुष्प है ना, ये एक लिंगी होते हैं, क्योंकि एक लिंगी पुष्पों में या तो केवल पुकेसर अथवा केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होता है। ठीक है, अगर कोई एक लिंगी की परिभाषा पूछे तो आप कैसे लिखेंगे कि एक लिंगी में क्या तो केवल पुकेसर मिलेगा या केवल स्त्रीकेसर मिलेगा। और कोई पूछे भाई द्विलिंगी में क्या मिलेगा, द्विलिंगी में आपको दोनों मिलेंगे, पुकेसर भी स्त्रीकेसर भी। ठीक है, कोई परेशानी प्रश्न में? तो प्रश्न 11 देखिए, बूझो ने एक, अच्छा आलू का प्रश्न है। मैं देखो आपको एक आलू बनाती हूँ यहाँ पे, जैसे मानो ये आलू है। आपने देखा होगा ना, जब आलू काफी दिन तक रखे रहते तो उसमें ऐसे बीच से निकल आते हैं, उसकी आंखें उग जाते हैं वो, है ना, ऐसे करके, है ना। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस आलू को 4 भागों में काट दिया ऐसे। ठीक है, काट दिया मैंने इसको। ठीक है, तो ये भी यही कह रहा है, बूझो ने एक आलू लेकर उसके 4 टुकड़े करके गमलों में मिट्टी में दबा दिया। मैंने चारों भाग अलग अलग करके मिट्टी में दबा दिए भाई। नियमित पानी दिया, रोज पानी दे रही हूँ। कुछ दिनों बाद 3 गमले में आलू निकल आए, अंकुरण होने लगा, लेकिन चौथे गमले में नहीं हुआ भाई। क्यों? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो इसमें ये बिंदी मतलब इसमें ये आंख सी बनी हुई है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बड़, मतलब बीज मान सकते हैं इसे आप आलू का। इसमें भी है, इसमें भी है। तो जिसमें हमने गमलों में इन्हें दबाया तो इनमें दूसरा पौधा, इनमें आलू का अंकुरण हो गया। लेकिन जिस पौधे में हमने बिना आंख वाला दबा दिया उसमें अंकुरण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई इसमें आंख नहीं थी, बड़ नहीं थी, तो उगेगा कैसे? जब आलू अंकुरित हो गया है तब हमने उसे काट के लिया था। ठीक है, तो यही मैंने इसमें लिखा है, चौथे गमले में अंकुरण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आलू के जिस टुकड़े को उस गमले में दबाया गया उसमें कोई आंख मतलब बड़ नहीं थी। आंख बड़ का वह भाग है जहां से नया पौधा निकलता है। ठीक है, अब हम दीर्घ प्रश्नों पर चलें। चलिए, तो बेटा जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर लें। प्रश्न 12, यीस्ट में जनन को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए हमें कैसे स्पष्ट करना है। पहले हमने एक छोटी सी यीस्ट ली, उसमें जनन हो रहा है, यीस्ट कोशिका। फिर वो विकसित हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया, तो वो इतना तो यहाँ रह गया, वो अगला टूट गया। फिर जब ये भी बड़ा हो गया तो फिर इसने एक और दिया, तो फिर ये टूट के यहाँ रह गया, इसने एक और दिया। फिर जब ये बड़ा हो गया तो इसने एक और दिया। मतलब ऐसे प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कली या मुकुल। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है, ये देखो वृद्धि कर दी इसने, और जनक कोशिका से विलग होकर कोशिका से अलग हो गया। अब ये वाला नई यीस्ट कोशिका बनाता है, नया बन गया। अब नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर फिर परिपक्व हो जाती है। ये बड़ी हो गई तो इसने एक और बना दिया, फिर ये बड़ी हो गई तो इसने एक और बना दिया। सॉरी। ठीक है, परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिका बनाती है, और यही प्रक्रम चलता रहता है। तो 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 6, 6 में से 8 ऐसे बनता रहता है। ठीक है, और जो इसमें प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने कोई नया नहीं लिखा है। ठीक है, सॉरी। चलिए अब प्रश्न 13 देखते हैं। पौधों में जनन की प्रक्रिया में फूल के प्रत्येक भाग की भूमिका का वर्णन। अब भाई फूल का प्रत्येक भाग बताना है तो प्रश्न तो बड़ा होगा, लेकिन सरल बहुत है। कैसे? अब आप पहले ये बताओ, फूल में कितने भाग होते हैं? पहला पुकेसर, दूसरा स्त्रीकेसर, तीसरा बाह्यदल और चौथा पंखुड़ी। आपको ये चारों पता है, पुकेसर, स्त्रीकेसर, बाह्यदल, पंखुड़ी। अब पुकेसर क्या है बेटा? यह फूल का
पुकेसर पुल्लिंग मतलब आदमी, यह फूल का नर जनन अंग है। और स्त्री केसर यह फूल का मादा जनन अंग है। ठीक है, तो बेटा नर जनन अंग के 2 भाग होते हैं और मादा जनन अंग के 3 भाग होते हैं। इसके कौन कौन से हैं? परागकोश और तंतु। परागकोश में परागकण बनते हैं जिनमें नर युग्मक होते हैं। ठीक है, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। फिर है एक और बाह्यदल। बाह्यदल बेटा क्या करता है? इनका मुख्य कार्य कली अवस्था में जो फूल होते हैं, जो कली होती हैं, उनकी सुरक्षा करना है। पंखुड़ी, पंखुड़ी बेटा क्या करती है? ये रंगीन और आकर्षक होती है। तो ये जो इनका मुख्य कार्य क्या है? परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। जैसे तितली फूल पे आके बैठती है, और भी जो कीट होते हैं वो फूल पर आके बैठते हैं, उनकी खुशबू से आकर्षित होते हैं, उनके रंगों से आकर्षित होते हैं। तो पंखुड़ियों का ये काम है। तो बस 4 चीजें हैं, वो क्या काम है उनका वो लिखना है। ठीक है, तो कोई इतना बड़ा प्रश्न नहीं है। प्रश्न 14 देखिए, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो बेटा बीजों की जो विधि है, मतलब बीज किस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर अपने आप चले जाते हैं, तो वो मैंने भी आपको बताया भी था, शायद पार्ट 1 में बताया था। देखिए, प्रकृति में पादप के बीजों का प्रकीर्णन, पादप मतलब पौधों के बीजों का प्रकीर्णन एक तो पवन मतलब हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से और जंतुओं के माध्यम से हो सकता है। कैसे? देखिए, पहला हल्की एवं, माफ कीजिए गलत लिख गया है यहाँ, पंख, हल्की एवं पंख जैसी संरचना वाले बीज, मिसप्रिंट हो जाता है, बीज हवा के साथ उड़कर एक दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जो हल्के और वैसे होते हैं ना, पंख जैसे बीज होते हैं ना, जो हवा से उड़ के एक दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उनका प्रकीर्णन हो गया। दूसरा, जिन पौधों के बीज पानी में तैर सकते हैं, उनका प्रकीर्णन जल के द्वारा हो गया। वो पानी के साथ बह के कहीं और पहुंच जाएंगे और वो वहां उग जाएंगे। अगला, कुछ बीज कांटेदार होते हैं जो जंतुओं के शरीर से चिपक कर दूरस्थ स्थानों तक चले जाते हैं, तो वो वहां पे हो जाते हैं, उनका प्रकीर्णन वहां पे हो जाता है। ठीक है, तो बीजों का प्रकीर्णन 2-3 तरीके से होता है। एक पवन मतलब हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से और जंतुओं के माध्यम से। ठीक है, आगे चले, हो गया। चलिए, ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये वैसे आप स्वयं कर सकते थे, लेकिन मैंने कर दिया है। किसी गुलाब के पौधे में से उसके तने को पर्व संधि से काटकर एक गमले में लगाइए तथा उस कलम में होने वाले परिवर्तनों को निम्न तालिका में लिखिए। हमने मानो कोई पौधा लगाया, ठीक है, 5 दिनों बाद क्या होगा? उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, 15 दिन बाद उसमें थोड़ी थोड़ी पत्तियां या कलियां शुरू हो जाएंगी निकलना। 1 महीने बाद उसमें नई पत्तियां और शाखाएं निकलेंगी और उसकी जड़ें फैलने लगेंगी। और 3 महीने में पौधा पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा और हमें फूल देने लगेगा। ठीक है, आगे समझ में? चलिए, प्रोजेक्ट 2, अपने घरों से अलग अलग प्रकार के बीजों को छोटे छोटे पैकेटों में एकत्रित कीजिए एवं नाम लिखिए। बताइए ये घरों में किस में काम में आते हैं। तो बेटा आप सबने देखा होगा, धनिया होता है घरों में, वो जो मसाले के रूप में यूज करते हैं, वो बीज होता है। सरसों के बीज होते हैं जो तेल निकालने के काम आते हैं या अचार में डालने के काम आते हैं। ठीक है, मेथी, मेथी के दाने होते हैं, ठीक है, जो सब्जियों में तड़का लगाने के काम में आता है। ठीक है, तो और भी है, जीरा भी बीज ही है, एक जीरा। ठीक है, वो काली मिर्च आपकी, वो भी एक प्रकार का बीज है। सौंफ, वो भी बीज है। ठीक है, तो सब बीज ही होते हैं ये, जो हमारे सब घरों में मिल जाते हैं। ठीक है, हो गया सबका? तो खत्म हो गई क्लास पूरी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं बेटा, और जाने से पहले एक बार हाई ज़रूर कर दें प्लीज़। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।